जय हिंद। मैं सीए मोहित गोयल। अपने रिजल्ट एनालिसिस की इस सीरीज़ में आज हम एनालिसिस करेंगे रिलायंस पावर लिमिटेड का। रिलायंस पावर एक ऐसा शेयर है जो काफ़ी लोगों की होल्डिंग्स में है और काफ़ी ये न्यूज़ में भी रहता है। तो अगर हम बात करें कंपनी की मार्केट कैप की, तो कंपनी की जो मार्केट कैप है वो है 16,684 करोड़ रुपए। कंपनी इस टाइम 55 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है, यानी पी है कंपनी की 55। कंपनी की जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 6.15% है। रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में है। कंपनी की पैक रेशियो है 2.47 की। डेट टू इक्विटी है 0.92 की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के प्राइस की। कंपनी का जो ऑल टाइम हाई प्राइस रहा है वो है 375 और अभी ये ट्रेड कर रहा है 40, यानी ऑलमोस्ट अपना 10% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी कभी ना कभी 1-1.5 लाख करोड़ रुपए की कंपनी रही है। यह कंपनी का प्राइस का चार्ट है। तो कंपनी काफ़ी गिरावट दर्ज की हुई है अपने शेयर में। पिछले 10 साल में देखेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट फ्लैट है। कंपनी ने काफ़ी टाइम से ही गिरावट दर्ज कर ली थी। तो अब हम चलते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की तरफ। कंपनी ने जो रेवेन्यू पोस्ट किया है वो अभी तक 1974 करोड़ रुपए पोस्ट किया है और पिछले साल सितंबर में ये था 1760 करोड़ रुपए। और जून 2025 की बात करें तो 1886 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था। इसके अगेंस्ट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इस टाइम 618 करोड़ रुपए का, जो सितंबर में था 376 करोड़ रुपीज़ का और जून में था 565। यानी कंपनी ने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसके अंदर वृद्धि की है। 31% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है अगेंस्ट 21% की। तो जो अदर इनकम है अगर हम देखेंगे कंपनी की 3433 करोड़ रुपए की थी और जो इस बार है 93। तो सितंबर 2024 में क्या हुआ था ना, कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी थी जिसकी बुक्स कंपनी के अंदर, क्योंकि ग्रुप की बैलेंस शीट होती है, अगर हम बात करें कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है ये, तो इसके अंदर काफ़ी सारी कंपनीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। जैसे अगर हम कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की गई एक्सेल शीट में देखेंगे ना, तो वहाँ लिख के देते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज इसके अंदर इन्वॉल्व है। जो ऑडिटर जब ऑडिट रिपोर्ट देते हैं ना अपनी, तो उसके अंदर लिख के देते हैं ये कंपनीज की लिस्ट है। तो उसके अंदर कोई कंपनी थी कि वो उसके अंदर जो उसके क्रेडिटर थे ना, उस कंपनी को अगेंस्ट शेयर गारंटी दी हुई थी। तो उन्होंने उस गारंटी को इन्वोक कर लिया, जिससे कि रिलायंस की जो जिससे कि जो क्रेडिटर थे वो उस कंपनी के ओनर बन गए, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर बन गए। जिससे रिलायंस की जो उसके अंदर हिस्सेदारी थी यानी पार्टनरशिप थी वो, या ओनरशिप थी, पार्टनरशिप सही वर्ड नहीं है, ओनरशिप थी, वो 51% से कम हो गई। तो जब 50% से कम हो जाती है ना, तो वो कंपनी सब्सिडरी कंपनी नहीं रहती। फिर उसकी जो बुक्स हैं, कंपनी को अपनी बुक्स के अंदर मर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी की जो एडजस्टमेंट थी ना, ये 3230 करोड़ रुपए उसकी एडजस्टमेंट है। ये मुझे कैसे पता चला, इसको आप कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किए गए डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकते हैं। उसके अंदर ये सब कुछ डिटेल में लिखा होता है। इस कंपनी का एनालिसिस करने का मकसद कुछ ये भी था कि आपको मैं इस चीज़ से अवगत करवा सकूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर 3230 करोड़ रुपए गेन ऑन डी कंसोलिडेशन ऑफ सब्सिडरी, यानी सब्सिडरी को डी कंसोलिडेशन का मतलब कि कंसोलिडेशन मीन्स जुड़ना और डी कंसोलिडेशन मीन्स हट जाना। तो कंपनी ने जब इस सब्सिडरी को अपनी बुक्स से हटाया तो वो रिवर्स लाइबिलिटी में खड़ी थी, मीन्स एसेट की बजाय वो लाइबिलिटी के अंदर खड़ी थी। अब वो लाइबिलिटी सीज टू एग्जिस्ट हो गई। तो ये सिर्फ बुक प्रॉफिट है, मतलब ये प्रॉफिट का कंपनी को कोई गेन नहीं है। एक मतलब इससे कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी हुई होगी और ये सिर्फ बुक्स के अंदर ही आया है। तो हमें जो इसके अंदर से 3230 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिख रहा है, तो ये कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं है, ये सिर्फ एक बुकिश एडजस्टमेंट है। तो इसलिए अगर हम ईपीएस की बात करें तो 7.16 के अगेंस्ट 0.21 हमें लगेगा कि इस बार ये ईपीएस कम है, जबकि इस बार ईपीएस ठीक आया है पहले के मुकाबले। तो अदर इनकम की बात करें, पहले 203 करोड़ रुपए की होती थी, अभी 93 करोड़ रुपीज़ की रह गई है। और अगर हम बात करें तो कंपनी के लॉसेस की, कंपनी के अंदर जो इंटरेस्ट है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आप देखेंगे हर जगह पर इंटरेस्ट बहुत हैवी अमाउंट में चार्ज हो रहा है। ऑलमोस्ट जो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसका 50% से ज़्यादा कंपनी इंटरेस्ट के तौर पे कर रही है। जो डेप्रिसिएशन है ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि इसके लिए एक्सपेंडिचर ऑलरेडी किया जा चुका है। तो ये सिर्फ एक बुकिश एंट्री होती है और इससे इनकम टैक्स वगैरह में बेनिफिट भी मिल जाता है। तो लेकिन इसके लिए कंपनी को कोई कैश इनकर नहीं करना पड़ता। इसको अगर हम देखेंगे ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम तभी देखते हैं ताकि हमें पता चले कि बुक्स के अंदर कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कैसे हुआ है, क्योंकि कैश ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कंपनी कैश जनरेट कर पा रही है तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। लेकिन डेट टू इक्विटी प्ले करती है, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ अगर आपका बहुत ज़्यादा आउटफ्लो ले जाए तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। वही कुछ इस कंपनी के अंदर आप देखेंगे ना, बोरोइंग्स है वो भी कंपनी ने काफ़ी हद तक कम करनी शुरू कर दी है। कुछ कंसोलिडेशन हुआ है, कुछ कुछ रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह हुई है डेट की। तो कंपनी की जो
30,000 करोड़ से लायबिलिटी कम होती होती 15,000 करोड़ रुपये में आ गई है। तो उसका असर हमने इंटरेस्ट के अंदर भी देखने को मिला। कभी 3,000 करोड़ तक का इंटरेस्ट कंपनी आम पे कर रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। 2,000 करोड़ से टीटीएम में ये 1764 करोड़ रुपये का है। और टीटीएम की अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 300 करोड़ रुपये का बुक प्रॉफिट हमारे पास अभी खड़ा है। तो पिछले 2 साल से आप देखेंगे कंपनी प्रॉफिट अर्न कर पा रही है। सॉरी, पिछले 1 साल से कंपनी प्रॉफिट अर्न कर पा रही है। इवन पिछले साल के अंदर भी जो प्रॉफिट था वो डीकंसोलिडेशन वगैरह वाला आया था, जैसा कि मैंने आपको ऊपर दिखाया था। तो इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलमोस्ट सेम है। कंपनी की बोरोइंग्स कम हुई हैं, पहले के मुकाबले बढ़ी हैं, लेकिन अदरवाइज़ हम ईयर ऑन ईयर देखें तो ये कम होती जा रही हैं। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी ने अभी जनरेट किए हैं क्योंकि कंपनी प्रॉफिट के अंदर आई है रिसेंटली। कंपनी की फिक्स एसेट्स इंटैक्ट हैं और जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है वो भी चल रहा है कंपनी के अंदर, यानी कोई ना कोई एडिशन वगैरह चलती रहती है। अदर एसेट्स में बात करें तो कंपनी के पास 1727 करोड़ रुपये का कैश इन हैंड है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1365 करोड़ रुपये का कंपनी ने कैश जनरेट किया है इस साल के अंदर, इस 6 मंथ के अंदर 1365 करोड़ रुपये। ऑपरेटिंग कैश फ्लो का जनरेशन बहुत ज़रूरी होता है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है ना तो बाकी की चीज़ें मैनेज हो सकती हैं कंपनी की। तो देखेंगे आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर 90,000 करोड़ रुपये कंपनी ने लगा दिया है। उसमें से फिक्स डिपॉजिट या मार्जिन मनी डिपॉजिट फॉर जो भी कंपनी के, मान लो कई बार कोई प्रोजेक्ट होते हैं जिसके अगेंस्ट कंपनी को गारंटी देनी पड़ती है, तो उसके लिए कंपनी को फिक्स डिपॉजिट करवा के उसको प्लेज करना पड़ता है। तो ये ऐसा कुछ हुआ होगा कि 90,000 करोड़ रुपये कुछ वहाँ पे उन्होंने प्लेज किए हैं। और ये देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर की कंपनी ने 5,57,000 करोड़ रुपये के लोन लिए हैं और 5,57,000 करोड़ रुपया ही रीपे कर दिया है। उसके अलावा इंटरेस्ट कॉस्ट पे किया। 62,000 करोड़ रुपया कंपनी ने फाइनेंस कॉस्ट के अंदर दिया है। तो कंपनी अभी कुछ दिख रहा है कि कुछ थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप एक बात याद रखिए जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में मैंने शुरू में बोलना मैं भूल गया कि यह कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। यह वीडियो सिर्फ मैं एक लर्निंग पर्पज़ के लिए पोस्ट करता हूँ, ताकि हमें पता चल सके कि बैलेंस शीट को पढ़ते कैसे हैं, बैलेंस शीट के अंदर समझना कैसे है। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख जाएंगे तो हमें किसी भी एडवाइस की ज़रूरत नहीं रहेगी, हमें डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी कि हमें इस कंपनी को बाय करना है या सेल करना है। आप अगर फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख जाएंगे कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, कंपनी क्या लॉसेस से बाहर आ पा रही है, या कंपनी फिर से रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है, कुछ कर रही है, तो हमें अगर इन टर्म्स का पता चलना शुरू हो जाएगा ना और हमें बैलेंस शीट के अंदर देखना आ जाएगा इन चीज़ों को, तो हमें किसी की एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी के भी डिसीज़न को अपने ऊपर थोपने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसको बाय करें या सेल करें, इसको होल्ड करें। क्योंकि कई बार ना हमारा मन कर रहा होता है किसी कंपनी को बाय करने का और बुक्स भी बोल रही होती हैं, तो हम किसी से सलाह करते हैं, कोई कह देता है कि नहीं सेल कर दो इसको। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर ना कई बार लैग कर जाते हैं। आपको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी डिसीज़न हो वो आपका हो। आपको पता हो कि मैंने ये डिसीज़न किस बेस पर लिया है, क्योंकि अगर आपको पता है ना कि मैंने इस बेस पर बाय किया है, तो आपको उसका एग्ज़िट भी पता होगा कि अगर ये चीज़ ख़राब हो गई तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो फंडामेंटल बेस पर आप एग्ज़िट भी ले सकते हैं कि कंपनी के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे या फिर कंपनी ने प्रमोटर सेल करके चले गए। तो ये चीज़ें आप देख के आप एग्ज़िट का डिसीज़न भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो को आप बाइंग और सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पे मत देखिएगा, आप सिर्फ एक जनरल एनालिसिस के तौर पे देखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो रिलायंस पावर के शेयर को होल्ड करता है। जय हिंद।